आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। आपके लिए हम लाए साइंस रिवीजन, जिसमें आपने साइंस रिवीजन में खंड ए, खंड आ में आपने देखा केमिस्ट्री के चारों चैप्टर, रसायन विज्ञान चारों चैप्टर। आज से आपका खंड बी स्टार्ट हो रहा है, यानी भाग 2 स्टार्ट हो रहा है। भाग 2 में आपका है बायोलॉजी। बायोलॉजी का आज जो है पहला चैप्टर, हम उसका रिवीजन करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इसकी चर्चा करेंगे। यह जो हमारे छात्र छात्राएं साथियों, आप यदि वो साइंस के चारों लेसन केमिस्ट्री के साइंस रिवीजन नहीं देखे हैं तो आप साइंस रिवीजन क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आप केमिस्ट्री के चारों चैप्टर का साइंस रिवीजन मिल जाएगा। जैसे केमिस्ट्री का पहले चैप्टर है हमारा आम्ल, पहला है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल क्षार और लवण। तीसरा है धातु, चौथा है कार्बन तथा उसके यौगिक। ये आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज हम भाग 2 में देखेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। इससे पहले हमने अपने ऑलरेडी 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। आज आप देखने जा रहे हैं 5वां लेक्चर। 5वें लेक्चर में आप देखने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस। तो आपके ही बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैंने साइंस रिवीजन कराना स्टार्ट किया। आपका एग्जाम बहुत पास है। आपको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि 18 तारीख से आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा तेज कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पढ़ने दे रहे हैं साइंस रिवीजन। तो साइंस रिवीजन में जो हमारा ये है, आप देख सकते हैं लाइफ प्रोसेस। इन सब की चर्चा हम चलेगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2026। तो आगे बढ़ते हैं हम लाइफ प्रोसेस में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं, इस चैनल को बने हुए आज 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये 1 फरवरी का ही बना था। 1 फरवरी के इस चैनल का निर्माण हुआ था, तो आज इसको बने 1 साल कंप्लीट हुआ। तो आप पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, लेकिन जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चैनल को बने हुए हमारा आज 1 साल कंप्लीट हो गया जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम, ठीक। इस साल को 1 ईयर कंप्लीट कितना हो गया, इस चैनल को बने 1 ईयर कंप्लीट, 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 1 ईयर कंप्लीट हुआ। तो आज इस चैनल का बने 1 साल कंप्लीट हुआ, तो इसे आज आप वार्षिक महोत्सव बोल सकते हैं। लेकिन वार्षिक महोत्सव कैसे मनाएं, आपने अभी तक चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुंचाया, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज ही शाम तक आपको वीडियो जब मिलेगा तो आप इससे 500 सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट कीजिए, ताकि हमारा यूट्यूब फैमिली, आप सभी का यूट्यूब फैमिली 500 सब्सक्राइबर की हो जाए, ठीक है। तो आप इस चैनल को सुनसान क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल से कीजिए, लैपटॉप से देख रहे हैं लैपटॉप से कीजिए, और स्मार्ट बोर्ड टीवी से देख रहे हैं टीवी कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लखनऊ पॉलिटेक्निक यानी हीविट पॉलिटेक्निक लखनऊ एपिक नंबर 1 पॉलिटेक्निक है, वहां से हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट किया है 2021 से लेकर 2024 के पीरियड में, ठीक है। तो इसलिए हमने, देखिए ये क्या है, विद्युत बल्ब के अंदर ट्रांसमिशन लाइन, इसलिए हमने लगाया है। और इसकी ऑफलाइन जो कोचिंग चलती है सुकुमार क्लास रायपुर चौराहा पे चलती है, ठीक है। यदि आप इस पीडीएफ का प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो यही सर्च करेंगे सुनसान क्लास, तो आपका टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो ठीक है, आपसे यही निवेदन है कि आप 1 साल, बड़े खुशी की बात है कि आज यूट्यूब को बने हुए 1 साल हो गया, यानी हमारे चैनल सुनसान क्लास को। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि आज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कुछ ही बाकी सब्सक्राइबर, शायद 100 सब्सक्राइबर बाकी है। आप 100 सब्सक्राइबर कम से कम आज तो कर ही सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि इस चैनल को बने आज 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जरूर साथ देंगे, ठीक है। समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्लास 10 साइंस रिवीजन। किसकी चर्चा करेंगे, साइंस रिवीजन लेक्चर 5।
इससे पहले लेक्चर 4 आपने पढ़ चुके केमिस्ट्री का, तो प्ले लिस्ट में आप जाके दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, दे सकते हैं। क्या पढ़े? जैव परिणाम, लाइफ प्रोसेस। तो हम इन सब की चर्चा करें। जो डायग्राम आपको लगा है, देखिए ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन सेल, ठीक है, ये क्या है? ट्री सेल, प्लांट सेल, ये क्या है? जेनेटलिया अंग, ह्यूमन जेनेटलिया अंग मेल, ह्यूमन जेनेटलिया अंग फीमेल, ये सब इसकी चर्चा करेंगे हम। पूरे इसके भी 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर, पहला क्या है? जैव परिणाम, दूसरा क्रिया एवं समन्वयन, नियंत्रण एवं समन्वयन, और चौथा तीसरा है हमारे जीव में जनन कैसे करते हैं, चौथा आनुवंशिकता। ये 4 चैप्टर इसमें भी है। हाँ, आज हम पहले चैप्टर इसमें कवर कर लेंगे, दूसरे चैप्टर हम कल कवर करेंगे। इसी प्रकार हम 4 चैप्टर इसी कवर कर देंगे, और 4 चैप्टर में आपको यही थंबनेल देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ लेक्चर और चैप्टर नाम चेंज रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या क्या है। तो आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, उनका साइंस रिवीजन हो सके। और यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी इसमें प्राप्त होगी। इस बायोलॉजी में आपको डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर में सारे लगभग सारे के सारे डायग्राम फिल किए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे देख सकते हैं। चलिए, क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए। अब इसके बाद पहला हेडिंग हमारा है, किसी वस्तु के जीवित होने ना होने का निर्धारण करने का मानदंड क्या। यानी कोई वस्तु जीवित है या नहीं जीवित है, उसका निर्धारण करने का मानदंड क्या है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके जीवित नहीं जीवित होने क्या, देखिए, किसी वस्तु के सजीव होने का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड गति है। सभी सजीव वस्तुएं बिना किसी बाहरी सहायता के गति करती हैं। कुछ गतियां आसानी से दिखाई देती हैं, जैसे शरीर के अंगों की गति। कुछ गतियां आसानी से नहीं दिखाई देती हैं, जैसे आणविक गतियां। जो आणविक गतियां हैं, अणु गतियां, और आसानी से नहीं दिखाई देती हैं। कोशिकाओं और ऊतकों में आणविक गतियां सभी जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यानी जो सेल है, कोशिका है, कोशिकाओं में हमारे आणविक गतियां जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। जैसे मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं, ये 2 लैंगिक कोशिकाओं से बनाए, अंडार और शुक्राणु को मिलने से बनाए। तो मनुष्य शरीर का निर्माण उत्पत्ति अंडार और शुक्राणु को मिलने से बना। अंडार शुक्राणु का 2 लैंगिक कोशिकाओं के मिलने से बना। तो हमारी जो कोशिकाओं ऊतक है, आणविक गतिविधि जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। हम कैसे जीवित अजीवित, अगर कोशिकाएं क्या है, गतियां कर रही, तो हमारी क्या है, जीवित कोशिकाएं। यदि उसमें गति नहीं कर रही है तो क्या है, निर्जीव, ठीक है। आप ये समझ सकते, देखो बर्ड से है, देखो अलग अलग चीजें यहाँ पर है। एक कोशिका है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंध बने हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं वीडियो हमारा स्टार्ट है कि नहीं है। आप तब से नोट करते रहिए। ठीक है, आप नोट करिए, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे पेज में। आप देखिए, जीवन चक्र, लाइफ प्रोसेस या लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, लाइफ प्रोसेस या लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल, ठीक है। जीवन चक्र, इसकी चर्चा हम करते हैं। जीवन प्रक्रियाएं जीवित जीवों में होने वाली मूलभूत प्रक्रियाएं हैं। तो जीवन प्रक्रियाएं जीवित जीवों में होने वाली मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, जो उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मूलभूत क्रियाएं, मूलभूत जीवन प्रक्रियाएं क्या क्या, मूलभूत जीवन प्रक्रियाएं क्या है। एक मनुष्य आखिर जीवित कैसे रह सकता है, तो उसमें क्या क्या पोषण जरूरी है। पोषण होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, और उत्सर्जन होना चाहिए। पोषण क्या है, पोषण मतलब हम कैसे खान पीन करते हैं, ये हमारा पोषण है। श्वसन क्या है, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारा श्वसन है। परिवहन क्या है, हमारे पूरे कोशिकाओं में रक्त कैसे पहुंचता है, परिवहन। उत्सर्जन क्या है, हम मलमूत्र को कैसे
त्यागते हैं, यानी शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को कैसे त्यागते हैं, ये हमारा उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं पोषण। पोषण क्या है? यह किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और जीवन प्रक्रियाओं के लिए शरीर द्वारा उसका उपयोग करने की प्रक्रिया है। यानी किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और जीवन प्रक्रियाओं के लिए शरीर में उसका उपयोग करने की प्रक्रिया है। जब हम भोजन ग्रहण करेंगे मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी। हम भोजन क्यों प्राप्त करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं? भोजन इसलिए ग्रहण किया जाता है क्योंकि हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। शोषण, शोषण क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की कोशिकाओं में भोजन ऑक्सीजन की सहायता से जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो शोषण वह प्रक्रिया जिससे कोशिकाओं में भोजन ऑक्सीजन की सहायता से जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी इस शोषण की प्रक्रिया से हम कोशिकाओं में भोजन ऑक्सीजन की सहायता से भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाकर उसमें क्या करेंगे? भोजन उत्पन्न करेंगे। अब परिवहन क्या है? परिवहन यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन, ऑक्सीजन, पानी और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या है? परिवहन। इसमें परिवहन में रक्त भी है। क्या है? रक्त को इधर से प्रत्येक कोशिका में आखिर खून, जो रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, कैसे पहुंचता है, वो भी परिवहन कहलाता है। मल त्याग, मल त्याग क्या है? मल त्याग मतलब उत्सर्जन। मल त्याग यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। शरीर जैसे अपशिष्ट पदार्थ क्या है? यूरिन, मल मूत्र और स्वेद यानी पसीना, ये क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है। इसे शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाते हैं। तो ये देखो पाचन मान सचित्र मानव पाचन तंत्र, आप इस डायग्राम को बनाना सीख लीजिए। ये क्या है? शोषण के लिए है, ये परिवहन के लिए है, ये उत्सर्जन के लिए है। तो क्या है? ये पोषण के लिए है। ये हमारा पोषण डायग्राम है। क्या कौन सा डायग्राम है? पोषण। पोषण ये क्या है? शोषण। ये क्या है? शोषण। शोषण। और क्या है? परिवहन। ये कौन सा डायग्राम है? परिवहन, यानी रक्त कैसे पहुंचता है। ये क्या है? उत्सर्जन। ये क्या है? उत्सर्जन। ये क्या है? उत्सर्जन। तो आपको एक ही फिगर में सारे फिगर बनाने की, पोषण के लिए आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे, शोषण के लिए आप ए डायग्राम बनाएंगे, परिवहन के लिए आप ए डायग्राम बनाएंगे, उत्सर्जन के लिए आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या? पोषण। आप देखते हैं पहला पोषण। अब पहला हम स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग को, पोषण। ठीक है, पोषण के लिए आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे? हमने ये बताया, पोषण के लिए ए डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और शरीर द्वारा उसका उपयोग शरीर के निर्माण, विकास, शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो भोजन किस लिए प्राप्त किया जाता है? भोजन किस लिए किया जाता है? शरीर का उपयोग शरीर के निर्माण, जैसे विकास, शरीर की वृद्धि, शरीर की क्षतिग्रस्त मतलब कोई क्षतिग्रस्त हिस्सा है तो उससे मरम्मत के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो दिन भर की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। दिन भर की एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। अधिकांश भोजन भी कार्बन आधारित अणु ही होते हैं। अधिकांश भोजन कार्बन आधारित अणु होते हैं। जीवित प्राणियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाहरी कच्चे माल, भोजन, पानी और हवा। ठीक है, उपयोग किए जाने वाले बाहरी कच्चे माल, भोजन, पानी और हवा, ये क्या है? कार्बन के अणु होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं भोजन पदार्थ होते हैं कार्बन के अणुओं द्वारा होते हैं, जैसे ग्लूकोज, C6H12O6, तो कार्बन के अणु द्वारा ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पोषण के तरीके। पोषण के दो मुख्य तरीके हैं।
कौन कौन से? एक स्वपोषी और एक परपोषी पोषण। यानी पोषण कितने मुख्य तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक पोषण की दो मुख्य तरीके, पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण। नोट कर लीजिए। आप स्वपोषी में कौन से आएंगे? स्वपोषी पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल से अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तरल सरल का अकार्बनिक पदार्थों का भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जमीन से जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और अपना भोजन ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड जल स्वयं निर्माण करते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए। उदाहरण के लिए सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं करते हैं, तो इसे बोलते हैं स्वपोषी। अब आते हैं परपोषी। परपोषी किससे कहते हैं? परपोषी पोषण, परपोषी पोषण पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं, ठीक है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे सभी जानवर, कवक और कुछ जीवाणु। जैसे मनुष्य अपना भोजन बनाता नहीं, ये भोजन को पका के खाते हैं। कैसे? ये भोजन को पका के खाते हैं। और कवक और कुछ जीवाणु ये भोजन क्या करते हैं? ये पौधों पर डिपेंड करते रहते हैं अपनी। जैसे हम लोग पौधा ही है जो पालक के सब्जी, हरी सब्जी क्या पौधे, हम लोग इससे सिर्फ पका के ही खाते हैं। कुछ बिना पकाए खाया जाता है, जैसे सलाद वलाद हो गया, बिना पकाए खाया जाता है, ठीक है। अब तक हमने देखे टोटल 42 पेज है, तो हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपको पेज नंबर 6। तो बने रहिए, आपको ये पूरी पेज को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम पेज नंबर अभी 6 पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे 42 पेज है, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रही। आपको ऐसे एक से बढ़ के एक डायग्राम इसमें है, क्योंकि बहुत मेहनत से हमारी टीम इस पीडीएफ को तैयार की है, ठीक है। इसलिए यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ये पीडीएफ आपको वहां से मिल सकती है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। तब से आप लोग नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए। चलिए, बी परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। परपोषी पोषण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहले मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा होलोजोइक पोषण। तो तीनों पोषण लिखिए। परपोषी पोषण के 3 मुख्य प्रकार, मृतोपजीवी, परजीवी, होलोजोइक पोषण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पहला मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतोजीवी पोषण। तो मृतोजीवी पोषण में हम लोग क्या पढ़े? पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत और सड़े हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृतोपजीवी पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं? मृत और सड़े हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे जीव जो मृत और सड़े हुए भोजन ही खाते हैं, उसे बोलेंगे मृतोपजीवी पोषण। और भोजन सामग्री को अपने शरीर के बाहर तोड़ते हैं। वो क्या करते हैं? अपने शरीर के बाहर तोड़ते हैं और फिर उससे अवशोषित करते हैं। शरीर के बाहर तोड़ते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। उदाहरण के मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, खमीर, कुछ जीवाणु आदि। ये क्या है? मृतोपजीवी पोषण है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या कहते हैं? मशरूम जैसे, ठीक है, मृत जीव, ब्रेड भी, खमीर भी, कुछ जीवाणु। तो ऐसे पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत और
सड़ते हुए जीवों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़ते हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है मशरूम, क्या है, मृत्युजीवी में आएंगे। परजीवी पोषण क्या है, अब पढ़ते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीवित जीवों मेजबान यानी जीवित जीवों को मारे बिना उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी क्या करते हैं, जीवित जीवों को मारे बिना भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कस्क्यूटा, आर्किड, टिक, जू, जोक, गोलकृमि, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम आदि, ये सब क्या है, परजीवी पोषण है। यानी क्या करते हैं, जिसमें जीवित जीव को मारे बिना उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जो भी है आप लिख लीजिए। अब लास्ट वाला हमारा हेलोजोइक पोषण। हेलोजोइक पोषण, हेलोजोइक पोषण पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव सीधे भोजन ग्रहण करते हैं, जीव क्या करते हैं, सीधे भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उससे पचाकर अवशोषित करते हैं, उससे पचाकर अवशोषित करते हैं। उदाहरण के अमीबा, पैरासियम, पक्षी, मछलियां, मनुष्य, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को सीधे क्या करते हैं, भोजन क्या करते हैं, सीधे क्या करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरासियम, मछलियों का मछली, ये क्या करते हैं, भोजन को सीधे क्या करते हैं, फिर उसे पचाकर अवशोषित करते हैं। तो हम लोग किस में आ गए, हम लोग आ गए हेलोजोइक, यानी मृतजीवी में ये सब आएंगे। मशरूम क्या करेंगे, मृत और सड़े हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मशरूम तैयार होता है। और परजीवी क्या करते हैं, जीवित को बिना मारे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और हेलोजोइक पोषण में अमीबा, पैरासियम, मछलियां कुछ ये क्या करते हैं, भोजन को सीधे ग्रहण करते हैं। जैसे पहले के लिए क्या है, मृत्युजीवी का डायग्राम ये है, मृत्युजीवी का डायग्राम ये है, बना लीजिए। और ये क्या है, उसका है परजीवी का, ये देखो किसी को बिना मारे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा की जब, और तीसरा क्या है, ये तीसरा है क्या है, अमीबा, पैरासियम, ए है। तो तीनों डायग्राम यहाँ बना, ऐसे ही आपके हर स्लाइड में डायग्राम बना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया इस पीडीएफ तैयार करने के लिए, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर गेन कराएगा। पहले चैप्टर बायोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में पोषण आते हैं, पढ़ते पौधों में पोषण। पौधों पोषण कैसे होता है, पौधों पोषण देखो, इसमें प्रकाश संश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधों में पोषण तो प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तैयार भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है। तैयार भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन मुक्त होती है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। यानी पौधे क्या लेते हैं, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल, और अपना क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। इस भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। और इस प्रक्रिया में सबसे खास बात है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो मनुष्य सांस ले पाते हैं। यदि पेड़ पौधा ऑक्सीजन न मुक्त करे तो मनुष्य सांस लेना मुश्किल हो जाए। सबसे अधिक ऑक्सीजन जो उत्सर्जित करता है पीपल का पेड़ होता है, इसलिए घर के आसपास पीपल पेड़ होना बहुत ही जरूरी है। और पौधे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण समीकरण, प्रकाश संश्लेषण समीकरण, सूर्य का प्रकाश। देखो क्लोरोफिल होना ऐसा के समीकरण है, थोड़ा ये देखो हिंदी में लिखा, ये लिखा 6H2O और 6O2 क्या है, 6O2 और 12H2O, और ऐसे बना, हम इससे सही से लिख देते हैं। प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या है, पौधे क्या करेंगे, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, प्लस क्या लेंगे, जमीन से जल लेंगे, क्या लेंगे, जल लेंगे। और एक किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में परहरिम भी इसमें होता है, क्लोरोफिल, परहरिम क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बनाएंगे,
ग्लूकोज बनाएंगे C6H12O6 ग्लूकोज प्लस जल प्लस ऑक्सीजन ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। इससे हम बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ 6 बार कार्बन है तो 6 बार कार्बन, यहाँ मैंने पहले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया है, आप पहले चैप्टर को जाके देख सकते हैं। यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ 6 लिखते हैं, 6 कार्बन। अब देखो 6 कार्बन, ऑक्सीजन कितनी बार हो, 6 दूना 12, 12 बार हुआ। अब इस तरफ भी कितने बार है, 12 2 14। अब देखो इस तरफ कितना, 6 6 2 8 2 10। तो यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे, यहाँ हम कर देंगे कार्बन 6 बार, हाइड्रोजन यहाँ कितने बार, 12। हाइड्रोजन यहाँ देखो 12 बार। अब इसको भी बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है, 2 बार। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 12 बार। और यहाँ भी शायद फिर इससे बैलेंस करने के ऑक्सीजन कितनी बार है, 12 बार। तो यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ कुल मिला के हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। कुल मिला के 12 से गुणा करेंगे, कितने से, 12 से। तो 12H2O। और क्या होगा यहाँ हम गुणा करेंगे 6 से, यहाँ हम गुणा करेंगे 6 से। 6 से क्यों करेंगे हम बताते हैं। 6 से इसलिए गुणा होगा क्योंकि देखो इस तरफ हाइड्रोजन कितनी बार, 12 24, 24 बार हो गया। और इस तरफ कितनी बार है, 12 इस तरफ है, तो 12 हमें और चाहिए, तो 12 12 24, 12 12 24, 12 12 24। तो 6 से यहाँ गुणा हो गया। अब क्या शेष रह गया, अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितनी बार, 12 6 18 बार। कितनी बार है, 12 यहाँ है, 12 बार यहाँ है, और 6 बार यहाँ, 12 बार यहाँ, 6 दूना 12, 12 12 24 बार है। और इस तरफ कितनी बार है, 6 6 6 12। अभी कितना घट रहा है, 12 घट रहा है, 6 से गुणा कर दो। यहाँ भी 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो। तो ये हमारा बन तैयार हो गया। तो ये हमारा समीकरण है, आप नोट कर लीजिए, ये आपका समीकरण बन तैयार हो गया। ये समीकरण आपका बन तैयार हो गया, ये समीकरण नोट कर लीजिए। तो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से जल लेते हैं, 6CO2 लेते हैं, 12H2O लेते हैं। सूर्य की उपस्थिति में पलहारिम क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये थोड़ा रॉन्ग दिख रहा है तो कन्वर्ट कर दिया, तो उसको मत करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण 3 मुख्य चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य कितने चरण होते हैं, 3 मुख्य चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से, इस प्रकार में क्लोरोफिल, पहला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, विखंडन। ठीक है, ठीक है। जल के अणुओं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा है रूपांतरण में और विखंडन में। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित और विखंडन करता है, जिसमें जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन द्वारा कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यानी जब अपचयन होता है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आप नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, क्या है, ये सनलाइट है। और वायुमंडल क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करते हैं, जल से वाटर लेते हैं, जल से वाटर लेते हैं, H2O, जल से क्या लेते हैं,
जमीन से क्या लेते हैं, H2O। फिर इन पत्तियों के बीच में क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। उसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं जो हम मनुष्य सांस लेते हैं। तो ये पेड़ पौधे आपको समझने के लिए लगाए गए थे। आप देख सकते हैं फोटोसिंथेटिक्स ऐसे आपका होता है, तो आप अच्छे समझ गए होंगे। इसका हम यहाँ अब आपका फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, वहां से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से, वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कितना लेंगे 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है, 12 H2O। अब इसको बराबर किसके, पत्तियों की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश, सन और सूर्य की उपस्थिति में, सन और क्लोरोफिल परहम की उपस्थिति में, परहरिम की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमारा ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा बन तैयार हो गया, ये हमारा बन के तैयार हुआ, ठीक है, ये हमारा बन के तैयार। ये समीकरण आप अगर एग्जाम में बना देते हैं, लिख देते हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड, ए जल, ए ग्लूकोज, ए जल और ए ऑक्सीजन, तो हम आप पूरा नंबर पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको अभी 9 स्लाइड हुआ, अभी और स्लाइड है, ठीक है। टाइम कितना हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल क्या है, देखो अब इसके एक एक बारे में हम बताते हैं। क्लोरोफिल देखो, क्लोरोफिल 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 पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट मौजूद होता है, पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट मौजूद होता है। यदि हम किसी पत्ती अनप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखें, अनप्रस्थ काट को काटे और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो हमें क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट हमें क्लोरोप्लास्ट नामक हरे बिंदु जैसी संरचना वाली कोशिका दिखाई देगी, ठीक है, हरे बिंदु जैसी संरचना वाली कोशिका दिखाई देगी जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वाली नामक हरे बिंदु जैसी संरचना दिखाई देगी। जब हम एक पत्ती को लेंगे, कट करेंगे, सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट नामक हरे बिंदु जैसी वाली संरचना कोशिका दिखाई देगी जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसके विभिन्न नाम है, ऐसे डायग्राम आप बना सकते हैं। पौधों को साड़, ये क्या है, जैसे क्लोरोफिल, ये हमारा क्लोरोफिल हो गया, ये सब हरे वाला क्लोरोफिल, ये माइक्रोकांडिया, ठीक है, ये क्या हो गया, माइक्रोकांडिया, ये राइजोसोम, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको एक चीज है, आप ये डायग्राम थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए कैसे बनाना है। ये भी देखिए, ये क्या है, बाह्य झिल्ली, भीतरी झिल्ली, ग्रेनम, थाइलाकोइड, पीटका और पटलिका, ये क्या है, किसमें मिलते हैं हमारे, ये पत्तियों का अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, पत्तियों का अंदर। जब आप इससे देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, आपका साइंस रिवीजन कराना है तो वरना मैं सूक्ष्मदर्शी दिखा देता, हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था है, हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन नए सेशन जब हम 2026-27 स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी दिखाएंगे, ठीक है। यदि हम बने रहेंगे तो आप 10 पास कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहते हैं, फ्रेंडों को, तो आप बता सकते हैं। लेकिन आप साइंस रिवीजन कर रहे हैं तो हम ज्यादा न करते हुए आप दिखा सकते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं हर चीज का नाम यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हर चीज का नाम आपको लिखा है। देखो ये क्या है, ए वाला है अपर इम्प्रेडिस वॉक्स, ठीक है, सारे नाम लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 1-2 डायग्राम और है। देखो पौधा कोशिका क्या है,
क्लोरोफिल है, माइक्रोकांडिया, राइजोसोम है, कोशिका की संरचना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये भी क्या है, ठीक है, बाह्य झिल्ली, भीतरी झिल्ली, ग्रेनम, थाइलाकोइड, पीठिका, पटलिका। देखिए किसके अंदर पाए जाते हैं, ये उसके अंदर पाए, पत्तियों को अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये भी डायग्राम अलग से बना है। आपके डायग्राम देखो, लो वाटर वेपर, हाई, ठीक है, लो वाटर वेपर यानी वाटर को ऐसे अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बाहरी सेल है, मजबूती से बने होते हैं। ये सारी कंसेप्ट आपको हम पढ़ाएंगे, किसमें, उसमें पढ़ाया जाता है। ये साइंस रिवीजन में इतना पढ़ाएंगे तो आपको एक चैप्टर में, एक वीडियो में एक चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो आपको जब हम नए 2026-27 सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें आप अच्छे से पढ़ना। लेकिन साइंस रिवीजन में आप इतना देख लीजिए, डायग्राम एक बार देख लीजिए। आप देखते हैं स्टोमेटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा। क्या, स्टोमेटा। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक स्टोमा में रक्षक कोशिकाओं का एक जोड़ा होता है जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। तो एक जोड़ा क्या होता है, प्रत्येक स्टोमा में रक्षक कोशिकाओं का एक जोड़ा होता है, रक्षक कोशिकाओं का एक जोड़ा होता है जो स्टोमेटा को खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। यानी स्टोमा खुलते और बंद होते क्यों होते हैं, आगे पढ़ाते हैं। नियंत्रित करता है जब रक्षक कोशिकाओं में पानी प्रवेश करता है, रक्षक कोशिकाओं पर पानी प्रवेश करता है तो वो फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाता है। जब पानी प्रवेश करती है तो फूल जाता है और छिद्र क्या होता है, खुल जाता है। और जब रक्षक कोशिकाओं पानी सोख देते हैं, खो देते हैं, पानी खो देती है, तो जब पानी सोख या खो देती है तो वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है और छिद्र बंद हो जाता है। जब पानी भरेगा तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, इसके छिद्र जब खो देंगे, पानी के सोख लेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या है स्टोमेटा, ये क्या है, द्वार कोशिकाएं। और क्या है, रंध्र छिद्र, ये क्या है, रंध्र छिद्र। ये क्या है, हरित लवक, ये क्या है, हरित लवक या पर्णिम, हरित लवक है। ठीक है, आप देखिए चित्र ए तथा बी में, चित्र ए में क्या है, खुला है, अब पानी को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, इसमें पानी प्रवेश हो रहा है, इसकी क्या हो गए, रंध्र छिद्र क्या हो गए, ओपन हो गए। ठीक है, ओपन हो गए। अब जब पानी ये भर लेगा तो अब क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पानी भर लिया, अब जब पानी सोख लिया, खो दिए पानी को, क्या होगा, सिकुड़ के बंद हो जाएंगे, तो इसे बोलेंगे बंद रंध्र। इसका हिंदी होता है रंध्र, स्टोमेटा का हिंदी क्या होता है, रंध्र। तो बंद रंध्र और खुला रंध्र, और एक पूरा डायग्राम। तो आप स्टोमेटा के बारे में जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओपनेट स्टोमा, ओपनेट स्टोमेटा यानी रंध्र, ये क्या है, ओपन है। और क्लोज स्टोमेटा यानी बंद है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा तो यानी रंध्र, खुला रंध्र और बंद रंध्र। तो पत्तियों में पाए जाते हैं। देखो पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है, पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोज है, एक खुला है। जब पानी को भरना होता है ओपन हो जाती है और जाके ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी करती है। ठीक, गैसों का आदान प्रदान के लिए भी सहायक होते हैं। पानी अंदर जाके खुल जाएगा, पानी जब खो देगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इससे निकलता है, H2O। देखो ऑक्सीजन जब बाहर, देखो ऑक्सीजन क्या होगा, एंट्री। जब ऑक्सीजन बाहर, जल बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो सिकुड़ जाएगा। जब जल और ऑक्सीजन अंदर आएगा तो खुल जाएंगे, बाहर निकलेंगे सिकुड़ जाएगा, अंदर आएंगे तो खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्या है, स्टोमेटा यानी रंध्र। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर डायग्राम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर पे जरूर। ठीक है, आप इसे भी देख लीजिए, न्यूक्लियस जो भी है। आगे बढ़ते हैं। यह दर्शाने वाली गतिविधि कि
क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, आप पढ़ते हैं, यह दर्शाने वाली गतिविधि की क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण में। तो यह दर्शाने वाली गतिविधि की क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में एक गमले में लगे हुए चित्तीदार पत्तियां, एक गमले में लगे हुए चित्तीदार पत्तियां वाले पौधे क्रोटन का पौधा को लें। ठीक है, इससे 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रख दें। 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रख दें ताकि सारा स्टार्च इस्तेमाल हो जाए, सारा जो ग्लूकोज बना है इस्तेमाल हो जाए। फिर इसे 6 घंटे धूप में रखें। पौधों से एक पत्ती लें और कागज पर पत्ती के हरे हिस्से को चिन्हित करें। कागज पर पत्ती के हरे रंगों को चिन्हित करें। फिर पत्ती को उबलते पानी में डुबोकर नरम करें। इसके बाद पानी को एल्कोहल में डुबाकर पानी के बर्तन में गर्म करें ताकि उसका रंग उड़ जाए और क्लोरोफिल निकल जाए। फिर पत्ती को पानी से धोकर टन आयोडीन के घोल में डुबोएं। आप देखेंगे कि पत्ती के केवल हरे हिस्से ही नीले काले हो जाते हैं। पत्ती के हरे हिस्से ही नीले काले हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो आप पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम पास में तो मत करना। सिर्फ पढ़ लीजिए, एक गमले में लगे हुए चित्तीदार पत्तियों वाले पौधे लें, जैसे क्रोटन का पौधा लें। इसे 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में जहां प्रकाश न पहुंचा, ताकि सारा जो भोजन बना था स्टार्च ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाए। फिर 6 घंटे धूप में रखें। इसे धूप में रखें। पौधों से एक पत्ती लें और कागज पर पत्ती के हरे हिस्सों को चिन्हित करें। कागज पर पत्तों के हरे को चिन्हित करें। ठीक है, हरे हिस्सों को चिन्हित करें। फिर पत्ती को उबलते पानी में डुबोकर नरम करें। डुबोकर नरम करें। इसके बाद पत्ती को एल्कोहल में डुबोकर, एल्कोहल यानी शराब में डुबोकर पानी की बर्तन में गर्म करें। पानी के बर्तन में गर्म करें ताकि उसका रंग उड़ जाए और क्लोरोफिल निकल जाए। निकल जाए। फिर पत्ती को पानी से धोकर टन आयोडीन के घोल में डुबोएं। आप देखेंगे पत्ती के केवल हरे हिस्से ही नीले काले होते हैं। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, आप ऐसे दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह दर्शाने वाली गतिविधि है कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। बे में यह दर्शाने वाली है कि गतिविधि में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। देखो, इसकी चर्चा कैसे करेंगे। एक ही आकार के 2 गमले वाले पौधे लें और उन्हें 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रखें ताकि सारा स्टार्च इस्तेमाल हो जाए। फिर पौधों को अलग अलग कांच की प्लेटों पर रखें। एक पौधों के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से भरी हुई छोटी सी शीशी रखें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाए। दोनों पौधों को बेल जार से ढक दें और जार के निचले हिस्से को वैसलीन से सील कर दें ताकि हवा बंद हो जाए। पौधों को 3 घंटे के लिए धूप में रखें। फिर प्रत्येक पौधों में से एक पत्ता लें और उसमें स्टार्च की जांच करें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले जार में रखे पौधों के पत्ते में स्टार्च नहीं पाया जाता है। जो पोटेशियम के पास रखे हैं उसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है
और इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यानी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पास रखेंगे उसमें क्या पाया जाएगा, हमारा स्टार्च यानी नहीं ग्लूकोज नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। आबा हो गया, क्लोरोफिल क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, अक्साइड जल है क्या, पशुओं में पोषण। ठीक है, अब आते हैं पशुओं में पोषण। क्या है, पशुओं में पोषण। ठीक है, हमने पौधों में पोषण देख लिया, आप पशुओं में देखते हैं पशुओं का पोषण। पशुओं का पोषण टाइम देखें कितना हो गया, 45 मिनट हो चुका है। आप थोड़ा और बने रहिए, पशुओं पोषण चल रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, जो बातें नहीं समझ में आई है वो भी आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुओं में पोषण, पशुओं में पोषण। ठीक है, पहला क्या, अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है, पढ़ते हैं, धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते हैं। अमीबा पानी में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, पानी में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा पानी में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा पानी में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। या इसियोडोपीडियो नामक उंगली जैसी संरचना का निर्माण करके भोजन ग्रहण करता है और यह खाद्य रिक्तता का बनाता है। खाद्य रिक्तता के अंदर भोजन पचता है, खाद्य रिक्तता के अंदर भोजन पचता है और अवशोषित होता है। अपचयित भोजन फिर कोशिका की सतह से बाहर निकलता है। अपचयित भोजन कोशिका की सतह से बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्या करता है, एक सीडोपोडिटा नामक अंगुली जैसी संरचना करके ये भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या है, हमारा अमीबा है। ठीक है, खाद्य का रेट देखो, पूरे डायग्राम बना है ना, आप इस डायग्राम में समझ लीजिए। आप रिवीजन कर ही रहे हैं इसलिए ज्यादा विस्तार न बनाते हुए देखो, एक न्यूक्लियस पूरी साइकिल यहाँ पर है ना, देखो एक पूरी साइकिलिंग आप समझ लीजिए क्या क्या, फूड पार्टिकल, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सब इसमें लिखे हैं आप सकते, खाद का हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों में पोषण। आप क्या पढ़ने वाले हैं, मनुष्यों में पोषण। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। अब आपकी चर्चा करें, मनुष्य में आखिर पोषण कैसे होता है, यानी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं मनुष्य। ठीक है, आप देखिए मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया पाचन तंत्र में होती है। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया होती है, पाचन तंत्र में होती है। इसमें आहार नाल और ग्रंथियां शामिल होती हैं। इसमें क्या क्या, आहार नाल और ग्रंथियां शामिल होती हैं जो एंजाइम उत्पन्न करते हैं। जो क्या करते हैं, एंजाइम उत्पन्न करती हैं, जो भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, जो भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। पाचन तंत्र की मुख्य अंग, पाचन तंत्र की मुख्य अंग, मुख्य ग्रास नली क्या है, पाचन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, मुख्य ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ठीक है, ये क्या है, हमारे मुख्य अंग। मुख से हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रास नली से हमारी भोजन पेट तक जाती है, पेट में छोटी आंत बड़ी आंत में भोजन पचती है और गुदा के रास्ते से ये बाहर निकल जाती है एनर्जी प्राप्त करके। ठीक है, मुख्य ग्रंथियां क्या क्या है, मुख्य ग्रंथियां यानी लाल ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय और आंतों की ग्रंथियां, ये क्या है, मुख्य ग्रंथियां। मुख्य ग्रंथि क्या है, लाल ग्रंथि, लार ग्रंथि और गैस्ट्रिक ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय और आंतों की ग्रंथियां। ठीक है, ये क्या हमारा बना है, ये डायग्राम बना है। क्या बना है, डायग्राम। ये क्या बना है, पूरे पाचन प्रक्रिया का, पाचन तंत्र का डायग्राम है, पाचन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं लाल ग्रंथियां क्या क्या, ये है लाल ग्रंथियां जहां से होती है। देखो करमूल ग्रंथि, ठीक है, मसल वाहिनी, मसल ग्रंथि, सबमंडिबुलर डक्ट, सबमंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड वाहिनी और पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, ये लाल ग्रंथियों के
भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आवश्यक है। आगे चलते हैं। ये देखिए क्या है, पाचन तंत्र। ये क्या है, मुख है। ठीक है, तालु, ये क्या है, तारजो, और आजीवा और जीभ, दांत। ठीक है, ये क्या हो गए, भाग। और क्या है, ग्रासनी, ग्रास नली, ये जो मुख से पेट तक भोजन पहुंचता है इसे बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ये अधोजीवा। ठीक है, और ये क्या लिखा है, ठीक है। आगे आते हैं इसके अगले इस भाग में। अगला भाग क्या है, यकृत, यकृत, यकृत पित्ताशय, यकृत पित्ताशय, मूल पित्तवाहिनी और क्षुद्रांश यानी छोटी आंत, ग्रहणी, अग्रदृढ़ांश यानी, ठीक है, परिशिष्ट गुदा, अमाशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय वाहिनी, बृहंद्र यानी बड़ी आंत। सुधार मतलब छोटी आंत, बृहंद्र मतलब बड़ी आंत, अनप्रस्त्र, आरोही बृहंत्र, ठीक है, आरोही बृहंत, अग्रवाहिनी बृहदंत मलाशय। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में लिखा माउथ। ठीक है, ये सब चीज लिखा लीवर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा गया, आप अच्छे से बात देख लीजिए। ठीक है, ऐसे डायग्राम अगर आपको पूछेगा पाचन तंत्र बना, तो इसमें से चाहे जो डायग्राम आप बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आधे तक पहुंच गया, आधा और पढ़ाना है बस। ठीक है, मुंह में देखो, मुंह में दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार के साथ मिलाया जाता है। यानी दांत क्या करता है, भोजन छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार के साथ मिलाया जाता है। लार में लार इलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। फिर भोजन ग्रास नली से होकर पेट में पहुंचता है, फिर भोजन ग्रास नली से होकर पेट में पहुंचता है। पेट देखो, पेट की ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, पेट ग्रंथि गैस्ट्रिक जूस बनाती है जिसमें पेप्सिन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड और म्यूकस होता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड माध्यम को अम्लीय बनाता है और पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड को माध्यम को अम्लीय बनाता है और पेप्सिन की क्रिया को सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तो अम्लीय बनाता है लेकिन शरीर किसी भाग को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्माण होता है शरीर के अंदर। म्यूकस पेट की दीवारों को एसिड के प्रभाव से बचाता है, तो म्यूकस क्या करता है, पेट की दीवारों को एसिड के प्रभाव से बचाता है। फिर भोजन छोटी आंत में चला जाता है, फिर भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। तो आपने देख लिया पेट में क्या क्या कार्य होता है। अब छोटी आंत में चला गया, किस में चला गया, छोटी आंत। अब छोटी आंत का काम क्या है इसे भी देख लेते हैं। छोटी आंत के ऊपरी भाग में जिससे ग्राहरी कहते हैं, ऊपरी भाग जिससे ग्राहरी कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं। भोजन यकृत से निकलने वाले पित्त और अग्न्याशय से निकलने वाले अग्न्याशयी रस के साथ मिल जाता है। भोजन यकृत से निकलने वाले पित्त और अग्न्याशय से निकलने वाले अग्न्याशयी रस के साथ मिल जाता है। पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। पित्त क्या करता है, लीवर क्या करता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और लाइपेज वसा को तोड़ते हैं। प्रोटीन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन तोड़ता है और लाइपेज वसा को तोड़ते हैं। अब छोटी आंत का क्या कार्य है इसे भी देखते हैं।
छोटी आंत की दीवारें में स्थित ग्रंथियां आंत्र रस उत्पन्न करती हैं। आंत्र रस उत्पन्न करती है। आंत्र रस में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है, आंत्र रस में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को अम्ल में, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कर देंगे और वसा को अम्ल में, और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। छोटी आंत की दीवारों में कई उंगलियां जैसी संरचना होती है। कई उंगलियां जैसी संरचना होती है जिससे बिल्ली कहते हैं, ठीक है, जिससे बिल्ली कहती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं या पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने में मदद करता है। पचा हुआ भोजन रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। फिर अपचयित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। फिर अपचयित भोजन क्या करता है? बड़ी आंत में चला जाता है। अपचयित भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में पानी, देखो बड़ी आंत में चला गया। अब बड़ी आंत में क्या होगा? बड़ी आंत में पानी अवशोषित हो जाता है। बड़ी आंत में पानी अवशोषित हो जाता है और अपशिष्ट पदार्थ गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में हमारा पानी अवशोषित हो जाता है। बड़ी आंत में जाते ही पानी अवशोषित हो जाता है, बाकी अपशिष्ट पदार्थ गुदा के अनुष के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो भोजन पचता है कहाँ पचता है? एक पचता है छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत के ऊपर हमारा क्या होता है? ग्राहड़े। इसमें भोजन आकृति से निकलने वाले पित्त और अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस के साथ मिल जाता है। पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता। अग्न्याशयी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता और लाइपेज वसा को तोड़ते हैं। ठीक है, ये टूट गया। अब भोजन छोटी आंत में जाए। छोटी आंत की दीवारें में ग्रंथि आंत्र एवं उत्पन्न करती हैं। आंत्र रस में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को अम्ल में और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल प्रयोग करते थे। छोटी आंत की दीवारें में कई उंगलियां जैसी संरचना होती है जिन्हें बिल्ली कहते हैं, जिनमें रक्त वाहिकाएं होती हैं या पचे हुए भोजन के अवशोषण के साथ सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। पचा हुआ भोजन रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। फिर अपचयित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में पानी को अवशोषित कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? शरीर के बाहर गुदा के रास्ते से निकाल देते हैं। आते हैं शोषण। क्या पढ़ते हैं? शोषण। पाचन हमने पढ़ लिया, पोषण हमने पढ़ लिया, अब आते हैं शोषण। शोषण क्या है? किसकी बात करेंगे? शोषण। शोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की कोशिकाओं में भोजन ऑक्सीजन की सहायता से जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भोजन को ऑक्सीजन की सहायता जला के ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रियम होती है। तो शोषण प्रक्रिया द्वारा हम कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाने के कार्य करते हैं। शोषण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एडीपी एडेनोसिन डाइफास्फेट, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफास्फेट और अकार्बनिक फास्फेट से एसटीपी अणुओं, यानी एसटीपी मतलब एडीपी, एसटीपी नहीं एडीपी, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफास्फेट और एडेनोसिन मतलब एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफास्फेट, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफास्फेट और एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। तो एडीपी डाइफास्फेट है और एटीपी ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट को बनाने में किया जाता है। देखो एडीपी, फास्फेट, एटीपी। एडीपी क्या है? एडीपी एडोनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा शोषण से, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। अब कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में संग्रहित करता है। कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में संग्रहित करते हैं। एटीपी में एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में संग्रहित होती है जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब कोशिकाओं की ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पानी की उपस्थिति में एटीपी टूटकर एडीपी में बनता है, ऊर्जा मुक्त होते हैं। तो जो हमारी होती है तो पानी की उपस्थिति में एटीपी जो है, एटीपी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटकर एडोनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है पानी। एटीपी और एडीपी प्लस ऊर्जा क्या बन जाता है? एडीपी प्लस ऊर्जा हमारा बन गया। तो शोषण की प्रक्रिया आप कर लीजिए, आप डायग्राम के साथ कहते हैं, ठीक है। शोषण के प्रकार भी देख लेते हैं। शोषण के दो मुख्य प्रकार है। शोषण के दो मुख्य प्रकार, वायवीय शोषण और अपवायवीय शोषण, ठीक है। अब पहला है एरोबिक शोषण। पहला क्या है? एरोबिक शोषण, ठीक है, इंग्लिश है। इसका क्या है? इंग्लिश है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन उपस्थिति में होती है, इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। इसके अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। यह क्रिया अधिकांश जीवों में होती है, ठीक है, अधिकांश जीवों में। तो दूसरा का एरोबिक शोषण क्या है? एरोबिक शोषण क्या है? एरोबिक शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइटोप्लाज्म ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है और फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लूकोज पाइरूवेट CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब अवायवीय शोषण, ठीक है। पहला हमने किसकी बात कर दिया? इसमें जाके हमने क्या बात किया? वायवीय शोषण, ठीक है। वायवीय शोषण में हमने देखा एरोबिक शोषण और एरोबिक शोषण, ठीक है। एरोबिक शोषण देखा हमने, क्या देखा? एरोबिक शोषण, ठीक है। अब अवायवीय शोषण, ठीक है। वायवीय शोषण में हम पढ़ चुके हैं एरोबिक शोषण। अब पढ़ते हैं अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण क्या है? यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति होती है। यह प्रक्रिया उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है? कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड है। इसके अंतिम उत्पाद क्या है? लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड या एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होते हैं। यह प्रक्रिया मांसपेशियों, कोशिकाओं और खमीर में होते हैं। क्या होते हैं? खमीर में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? खमीर। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसके में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अंतिम उत्पाद है लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होते हैं। या एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होते हैं। या प्रक्रिया मांसपेशियों की कोशिकाओं और खमीर होते हैं। कहाँ होते हैं? मांसपेशियों कोशिकाओं होते हैं। मांसपेशियों कोशिकाओं और खमीर होते हैं। जैसे फीमेल के मांसपेशियों कोशिका वजाइना में हमारा लैक्टिक एसिड होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, तो मांसपेशियों में होती है, ठीक है। वहां रेखीय मांसपेशियां पाई जाती हैं वजाइना में, तो वहां हमारी क्या होती है? लैक्टिक एसिड प्राप्त होती है, ठीक है। मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय शोषण
में ग्लूकोज पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, मांसपेशी कोशिकाओं में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ग्लूकोज पाइरुवेट लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा क्या मिलता है? ग्लूकोज पाइरुवेट लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। ठीक है। मांसपेशी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म क्या? खमीर में अवायवीय श्वसन ग्लूकोज पाइरुवेट परिवर्तन होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बदल जाए? ऊर्जा में। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज पाइरुवेट इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा खमीर में कोशिकाओं में द्रव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मार्गों द्वारा ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, हम इसे समझ लेते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखते हैं। उपस्थिति, अनुपस्थिति। ठीक है। ऑक्सीजन का ग्लूकोज पाइरुवेट लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा साइटोप्लाज्म मांसपेशियां ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, इतना चाहिए। ग्लूकोज पाइरुवेट लैक्टिक एसिड ऊर्जा या साइटोप्लाज्म या मांसपेशियां ऊर्जा। अब क्या करेगा इसको? देखो, उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऊपर क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोकार्डिया सहायता करेगा। माइक्रोकार्डिया में क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। अब ए बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तब क्या बनेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं बने है तो क्या बनेगा? खमीर। कहाँ क्रिया होगी? जो माइक्रोकार्डियम होती थी, एक क्रिया किसमें होगी? खमीर में। खमीर क्या करेगा? एथेनॉल बनाएगा और CO2 बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। एथेनॉल का सूत्र होता है एथेनॉल C2H5OH, ये होता है। अगर इसे बांड देखा जाए तो CH3CH2OH, ये है हमारा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक, इसमें बदल देगा। आप ऐसे बना देते हैं एकदम। विभिन्न मार्गों द्वारा ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसा होगा, ऑक्सीजन की न उपस्थिति में ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मनुष्य में श्वसन कैसे होता है? मनुष्य श्वसन फेफड़े में होता है। तो आप फेफड़े डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। देखो, श्वसन प्रणाली, मनुष्य में श्वसन हम पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्य में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग नासिका। क्या क्या श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग? नासिका छिद्र, नासिका गुहा, ग्रासनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकियोल्स, फेफड़े और डायफ्राम। ये क्या है? ये हमारे श्वसन प्रणाली के प्रमुख है। नासिका छिद्र आपको दिख रहा है, नासिका दिख रहा है, नासिका गुहा और ग्रासनी दिख रहा है, स्वर यंत्र कंठ दिख रहा है। ये सब क्या? श्वास नली, फेफड़े, ये सब। और सबसे इंपॉर्टेंट डायफ्राम का आपका डायग्राम देखो, ये है। फेफड़ा का भी है। ठीक है, डायफ्राम। अब देखो क्या है? मनुष्य के श्वसन प्रणाली के अंग है। देखो, अब देखो, अपूर्व उपस्थिति में वाला है। ये देखो, कंठस्थ है। ये क्या है? कंठस्थ है, एक कंठ है। ये श्वास नली है, एक फुस्फुसवारी झिल्ली है, एक क्या है? एक फुस्फुसरावरी द्रव है, एक श्वासनी है, एक पसली का कटा आखिरी छोर है, फेफड़ा है, डायफ्राम है। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब इसमें थोड़ा आपको बताते हैं अच्छे से। हवा नाक के छिद्रों से प्रवेश करती है। बालों और श्लेष्मा के धूल के कल फंस जाते हैं। बालों और श्लेष्मा
बालों और श्लेष्मा में धूल के कण फंस जाते हैं। बालों और श्लेष्मा में, बाल और जो श्लेष्मा होते हैं इसमें क्या होते हैं, धूल के कण, जो आम में धूल के कण है वो फंस जाते हैं। फिर यह ग्रासनी स्वर यंत्र श्वास नलियों से होकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वास नली में उपस्थित छल्ले होते हैं, श्वास नली में उपस्थित छल्ले होते हैं जो श्वसन नली में हवा न होने पर इसे सिकुड़ने से रोकते हैं। क्या होते हैं, छल्ले होते हैं जो श्वास नली में हवा न होने पर, श्वास नली में हवा न होने पर इसे सिकुड़ने से रोकते हैं। श्वास नलियां छोटी नलियों में विभाजित हो जाती हैं। श्वास नली छोटी नलियों में विभाजित होती है जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं, श्वास नलियां छोटी नलियों को विभाजित होने से रोकते हैं। छोटी नलियों क्या करती हैं, विभाजित होती हैं, छोटी नलियों में विभाजित होते हैं। श्वास नलियां छोटी नलियों में विभाजित, तो श्वास नलियां होती हैं छोटी नलियों में विभाजित होती हैं। श्वास नलियां छोटी नलियों में विभाजित होते हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यानी श्वास नली छोटी नलियों में अगर विभाजित हो जाती है उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जो अंत में छोटी वायु थैली समाप्त होती है, छोटी वायु थैली समाप्त होती है जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। छोटी वायु नली क्या होती है, छोटी वायु थैलियां समाप्त होती हैं, छोटी वायु थैलियां समाप्त होती है, इससे क्या बोले, एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली में रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिनमें माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वियोली गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, एल्वियोली गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो जब अंत में वो छोटी वायु थैली समाप्त हो जाती है जिससे हम बोलते हैं एल्वियोली। तो अब एलास्टिन का आदान प्रदान की सतह को क्षेत्र बढ़ाने में मदद करती है। देखो ये क्या है, मनुष्य का नाक है, माउथ है, ये इसी फेफड़े तक पहुंचेंगे, ये पूरा लंग है उसमें फेफड़ा है। अब इसके अंदर देखो छोटे छोटे इस तरीके से संरचना होती है और इस तरीके से संरचना होती है। ठीक है, आप इससे आप साइंस रिवीजन कर रहे हैं, डायग्राम को देख लीजिए। यदि हम आपको पढ़ा रहे होते तो आप इस डायग्राम के एक एक कोशिकाओं के बारे में, एक एक अंक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यदि हम एक एक अंक के बारे में एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंग जाएगा, इसलिए आप इधर नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। टाइम को भी देखना पड़ रहा है। देखिए, हवा नाक के छिद्रों से प्रवेश करती है, बालों और श्लेष्मा के धूल कण फंस जाते हैं। फिर यह ग्रासनी स्वयंतंत्र श्वास नलियों से होकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वास नलियों में उपस्थित छल्ले होते हैं, श्वास नली में हवा न होने पर इसे सिकुड़ने से रोकते हैं। श्वास नलियों में विभाजित होती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जो अंत में छोटी वायु थैलियों में समाप्त हो जाती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली में रक्त वाहिकाएं होती है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वियोली गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। ये देखो फेफड़ा है, ये देखो फेफड़ा में क्या है, एथामाइड साइंस, ये क्या है, जीभ है, गला है, श्वास नलिका है, वायु नलिका है। ठीक है, ये वायु नलिका है। आगे थोड़ा छोटा कर दें क्या, ठीक है, जो नहीं दिख रहा तो उसको भी दिखा दें। ये क्या है, डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम है, फ्लोरा है, ब्रांकियोल्स है। ठीक है, जब अनेक श्वास नली अनेक नलियों में विभाजित हो जाती है तो उसे बोलते हैं ब्रांकियोल। और ये जो हमारे दिख रहे हैं इससे बोलते हैं एल्वियोली यानी वायु कोष्ठिका, इससे बोलते हैं वायु कोष्ठिका। ये क्या है, हमारा वायु कोष्ठिका। ठीक है, ये आप बना लीजिए डायग्राम, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना टाइम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा टाइम वाला। श्वसन की क्रियाविधि आप पढ़ते हैं, श्वसन क्रियाविधि पढ़ने से पहले देखें वीडियो कितना लॉन्ग हुआ। ठीक है, कुछ टाइम और लगेगा, 1:14 हो चुका है। अब थोड़ा सा आपका आधा घंटा और समय लेंगे, इसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रियाविधि। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और नीचे खिसकती हैं,
सिकुड़ती हैं, खिसकती। जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और नीचे खिसकती हैं, जिससे छाती का हिस्सा फैलता है, जिससे छाती का हिस्सा फैलता है और फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम की मांसपेशियां शिथिल होती हैं। क्या होती हैं? शिथिल होती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे छाती का गुहा सिकुड़ जाता है और फेफड़ों में हवा बाहर निकलता है। सांस लेने का क्या होती है? ठीक है, सही है। ठीक है, सही है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम की मांसपेशियां सिकुड़ती है और नीचे की ओर खिसकती है, जिससे छाती का हिस्सा फैलता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे छाती गुहा सिकुड़ जाती है, फेफड़ों में हवा बाहर निकलती है। देखो क्या है, सांस लेने के लिए जैसे देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी क्या होती है, सिकुड़ रही है। क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। और ये देखो, सब सांस बाहर निकल रही है, सांस बाहर निकल रही है तो सिकुड़ी है डायफ्राम, देखो सिकुड़ी है। और जब सांस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो फैली है। यहाँ साथ गलत है क्या? सिकुड़ती नहीं, फैलती है। देखिए, इसे देख लीजिएगा, फैलती है क्या? ठीक है, ये देख लीजिएगा। देखिए, जब हम देखिए सांस बाहर निकाल रहे हैं तो ये सिकुड़ गए, जब सांस अंदर ले रहे हैं तो वो फैल गए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवहन, अब क्या पढ़ेंगे? परिवहन। हमारे सर भी आ गए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिवहन। परिवहन क्या है? जैसे हमारे शरीर में रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन। 20 या 30 मिनट खत्म हो जाएगा, 20 मिनट में जाएंगे। ठीक। परिवहन, मानव परिवहन। मानव परिवहन की क्या होती है? मनुष्य में मुख्य परिवहन प्रणाली परिसंचरण प्रणाली है। क्या है? परिसंचरण प्रणाली। ठीक है, तो मानव परिवहन यानी हमारे जो शरीर के रक्त को, ब्लड को विभिन्न शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने के प्रयोग क्या कहलाते हैं? परिवहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिवहन। मानव परिवहन। मनुष्य में मुख्य परिवहन प्रणाली परिसंचरण प्रणाली है। मनुष्य में मुख्य परिवहन प्रणाली परिसंचरण प्रणाली है। ठीक है, मनुष्य यह प्रक्रिया यह एक प्रणाली है इसमें रक्त, धमनियां, नसें, कोशिकाएं और हृदय शामिल है। खून या भोजन ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। खून या भोजन ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें शामिल है प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? आरबीसी, और श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स, और क्या होती है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या है? पानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट आदि परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट आदि परिवहन करता है। लाल रक्त कोशिकाओं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणु को मारती हैं। तो लाल रक्त यानी हमारी आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है और डब्ल्यूबीसी हानिकारक जीवाणु को मारता है। तो
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। एक मुख्य इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स रोगाव से लड़ते हैं, प्लेटलेट्स रोगाव से लड़ते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। प्लेटलेट्स रोगाव से लड़ते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं, थक के जमने में मदद करते हैं, थक के जमने में मदद करते हैं, चोट लगने यानी क्या करते हैं, रोगाव से लड़ते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। या तो आपकी चोट लग गई तो उससे चोट से जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड बाहर न निकले, इससे जल्दी से थक के जमने में मदद करते हैं। चोट लगने पर खून की कमी को रोकता है, चोट लगने पर खून की कमी को रोकता है। ठीक है, चोट लगने पर खून की कमी को, जैसे चोट लग गया अब खून तेज बहने लगा तो खून कौन रोकेगा, यही रोकेगा हमारा, कौन रोकेगा, प्लेटलेट्स रोकेगा। क्या रोकेगा, प्लेटलेट्स। चोट लगने पर खून की कमी को रोकता है। धमनियां, अब देखो धमनियां क्या है, धमनी हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त, हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है। धमनी क्या कहलाता है, हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है। इनकी दीवारें मोटी होती हैं और इनमें वाल्व नहीं होते हैं। तो धमनी क्या करती है, धमनी हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है। इनकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है और इनमें वाल्व नहीं होता है। तो धमनी काम है शुद्ध रक्त को सभी शरीर का अंगों तक पहुंचाना। नासों, देखो क्या है, जैसे नसों, शरीर के नस क्या है, शरीर के सभी भागों जैसे अशुद्ध रक्त हृदय तक ले जाता है। नसों क्या कहते हैं, शरीर के सभी भागों से, नस क्या कहते हैं, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है, यानी शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाए कौन, नस। और धमनी क्या है, धमनी शुद्ध रक्त पहुंचाएगा। इनकी दीवारें पतली होती हैं, इनमें वाल्व होते हैं। इनकी दीवार क्या होती है, पतली होती है, पतली होती है, तो इसमें क्या होती है, वाल्व होते हैं। ठीक है, ये जैसे नसें, नसें क्या है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाते हैं। और धमनी 7A है, ये क्या है, धमनी, इसमें वाल्व नहीं थे, ये शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाता है। यही 7A धमनी है, जो आपको दिख रहा है ये धमनी है, कोशिका तो A है, मतलब A क्या है, इसे बोलेंगे नस। ठीक है, कोशिकाओं, अब देखते हैं कोशिका क्या है, कोशिका बहुत ही संकीर्ण रक्त वाहिकाएं होती हैं, बहुत ही संकीर्ण रक्त वाहिकाएं होती हैं जो जोड़ती हैं धमनी और नसें एक साथ, जो धमनी और सिरों को, एक धमनी और सिरों को एक साथ, नसें मतलब सिरा, धमनी और सिरों को एक साथ जोड़ती हैं। भोजन पानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, भोजन पानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। रक्त और कोशिकाओं के बीच कार्बन डाइऑक्साइड आदि आदान प्रदान होता है, रक्त और कोशिकाओं के बीच, रक्त और कोशिकाओं का बीच कार्बन डाइऑक्साइड आदि का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कोशिकाएं, क्या, कोशिकाएं, कोशिकाएं। आप देखो दिल, दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं भाई, हृदय लिखना चाहिए था, हृदय। ठीक है, हार्ट, हम हृदय लिख देते हैं। ठीक है, हृदय, दिल है बेताब, यही दिल है जो बदनाम करके रखे हैं सभी लोग, दिल। श्वसन तंत्र एक मांसपेशी अंग है, श्वसन तंत्र एक मांसपेशी अंग है जो शरीर के सभी भागों में रक्त, श्वसन तंत्र एक मांसपेशी अंग है, श्वसन तंत्र एक मांसपेशी अंग है जो शरीर के सभी भागों तक रक्त पंप करता है, शरीर के सभी भागों तक रक्त पंप करता है। इसके 4 कक्ष होते हैं, इसके 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्ष को आलिंद और निचले कक्ष को निलय कहते हैं, ऊपरी कक्ष को आलिंद और निचली कक्ष को निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। क्योंकि निलय विभिन्न अंगों में रक्त पंप करता है, निलय विभिन्न अंगों में रक्त पंप करता है, इसलिए इनकी दीवारें आलिंदों की तुलना में मोटी होती है। निलय क्या करता है, सभी अंगों में रक्त पंप करता है, इसलिए इसकी दीवारें आलिंद की तुलना में मोटी होती है, इसकी आलिंद की तुलना में
मोटी होती हैं। ठीक है, निलय हमारे सभी अंगों में रक्त प्रवाहित करता है, तो ये क्या होती है, आलिंद की तुलना में मोटी होती है। दाएं और बाएं कक्ष सेप्टम द्वारा अलग होते हैं, सेप्टम द्वारा अलग होते हैं, या ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित रक्त को मिश्रण को रोकता है। ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को रोकता है। आलिंदों और नीलों के बीच वाल्व है जो रक्त पीछे की ओर, आलिंदों और नीलों के बीच का वो है वाल्व है जो रक्त पीछे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पीछे को बढ़ते हैं, तो इससे आप देख सकते हैं पीछे को बढ़ते हैं या आगे जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, महाधमनी, ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये बायां निलय, ये दायां निलय। तो ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, आलिंद, ऊपरी भाग को आलिंद बोलते हैं, निचले भाग को निलय बोलते हैं। जो निलय है ऊपरी भाग को आलिंद बोलते हैं, निचले भाग को निलय बोलते हैं। निलय क्या कहता है, सभी अंगों में रक्त प्रवाहित करता है, इसलिए आलिंद के बच्चे इसकी दीवारें मोटी होती है। और जो फुस्फुस धमनी, फुस्फुस शिरा और द्विपर्दी कपाट, महाधमनी कपाट। ठीक है, इस प्रकार से हृदय का डायग्राम आप बना सकते हैं। इस उदरपाश शिरा, फुस्फुस कपाट, त्रिवलन कपाट, निम्न महाशिरा। ठीक है, इस प्रकार जो रक्त को पीछे की ओर वाल्व पीछे को ले जाता है। ठीक है, पीछे की ओर प्रवाहित करता है। ठीक है, तो हृदय की आप ऐसे हृदय आवरण, ठीक है, हृदय सुरक्षा करने के लिए क्या बनता है, हृदय आवरण। ये लगभग 13 ग्राम या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हृदय की कार्यप्रणाली, हृदय की कार्यप्रणाली, ऊपरी भाग को आलिंद, निचली भाग को निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, महाशिरा, महाधमनी, विभाजिका। ठीक है, आप देखो क्या अंतःश्वासित वायु, निश्वासित वायु, कुप्ता देखो PO2, PCO2। ठीक है, जो भी है। अब फुस्फुस धमनी, धमनी क्या करेगा, अब देखो धमनी क्या करेगा, ये क्या फुस्फुस धमनी हो गया। सिस्टमेटिक शिरा भी आस्कृत रक्त दहन करते हुए, ठीक है, सिस्टमेटिक धमनी आस्कृत रक्त का वाहन करते हुए, ठीक है, शरीर ऊतक। ठीक है, तो इस तरफ हमारे अलग भाग है, इस तरफ हमारा अलग भाग है। तो इस तरफ क्या है, आलिंद और निलय, आलिंद और निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या है, ये ब्लड कैसे आएंगे, ब्लड क्या करेंगे, ऐसे ब्लड ऐसे ऐसे पंप करते हुए ऐसे 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 विभिन्न कोशिकाओं से होते हैं, फिर यहाँ हृदय तक पहुंचेगा। ठीक है, हृदय से निकलेगा फिर हृदय में पहुंचेगा। इस तरीके से हमारा शरीर का पूरा परिसंचरण होता है ब्लड के। ठीक है, तो हमारे ये इस तरीके से होते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए हृदय की कार्यप्रणाली पढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण, रक्त कार्यप्रणाली परिसंचरण। जब बायां आलिंद शिथिल होता है तो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुस्फुस शिरा के माध्यम से प्रवाहित होता है। जब यह संकुचित होता तो बायां निलय फैलता है, जब यह संकुचित होता है तो बायां निलय फैलता है। ठीक है, बायां निलय फैलता है, बायां निलय फैलता है, रक्त इसमें प्रवाहित होता है, फिर बायां निलय संकुचित होता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम से, ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम शरीर के सभी भागों तक पंप किया जाता है, शरीर के सभी भागों तक पंप किया जाता है। शरीर के सभी भागों में परिसंचरण करने के बाद ऑक्सीजन रहित रक्त वेना कावा के माध्यम से दाएं आलिंद में पहुंचता है। जब दायां आलिंद संकुचित होता है, जब दायां आलिंद संकुचित होता है, दायां आलिंद संकुचित होता है, ठीक है, दायां आलिंद संकुचित होता है तो दायां निलय फैलता है, दायां निलय फैलता है, रक्त इसमें प्रवाहित होता है, फिर दायां निलय संकुचित होता है,
होता है और रक्त फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में पंप किया जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है, ऑक्सीजन अवशोषित कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर बाएं आलिंद प्रवेश करता है। फिर कहाँ प्रवेश करता है? बाएं आलिंद, और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है, हमारा बाएं आलिंद से बल्कि कहा जाता है बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले से हमारा दायां नीले में आता है। दायां नीले से हमारा दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद से होकर फिर हृदय में पहुंचता है। तो यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, बायां आलिंद, बायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय और दायां आलिंद, फिर हृदय में पहुंच गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये प्रोसेस लगातार होते रहेंगे। चूंकि रक्त में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। चूंकि रक्त एक चक्र में हृदय से 2 बार होकर गुजरते, इसलिए दोहरा पथ कहा जाता है। चूंकि नोट पॉइंट, चूंकि एसटी पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। चूंकि रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। चूंकि रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, इसलिए इससे परिसंचरण कहा जाता है। इसलिए इसे परिसंचरण कहा जाता है। लसिका, लसिका क्या है इसको भी पढ़ते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो अंतर कोशिकाओं के स्थानों में मौजूद होता है। यह प्लाज्मा से बनता है जो कोशिकाओं से बाहर निकलता है। लसिका कोशिकाओं में प्रवाहित होता है। जो लसिका वाहिकाएं बनाती हैं और बड़े शिराओं में मिल जाती हैं। जो लसिका वाहिकाएं बनाती हैं और बड़ी कोशिकाओं में मिल जाते हैं। लसिका पचे हुए वसा का लसिका क्या करता है? पचे हुए वसा का परिवहन करती है और कोशिकाओं के बीच के स्थानों से अतिरिक्त तरल पदार्थों को वापस रक्त में निकाल देती है। इसमें लसिका कोशिका होती है जो रोगाणुओं को मारती है और शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों का हृदय। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्तनधारियों में हृदय, पक्षियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी में हृदय, पक्षियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय के दाएं और बाएं हिस्से एक स्टेम द्वारा अलग होते हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त में मिश्रण को रोकता है और ऑक्सीजन की कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है। उभयचरों और सरीसृपों हृदय, इनके शरीर में 3 कक्ष होते हैं और ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन रहित रक्त को कुछ मिश्रण संभव होता है क्योंकि ये अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं। उभयचर शरीर तापमान बनाने के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। इनके शरीर का तापमान आसपास के वातावरण के तापमान बराबर होता है। इनके शरीर का जो उभयचर है, इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के लगभग बराबर होता है। मछलियों का हृदय, इनमें केवल 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 कक्ष होते हैं। इनमें केवल 2 कक्ष होते हैं और रक्त को गलफड़ों में ऑक्सीजन युक्त किया जाता है। रक्त को गलफड़ों में ऑक्सीजन युक्त किया जाता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। फेफड़ा यहाँ है, फुफ्फुस धमनी, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ठीक है, अब देखो रक्त यहाँ से फेफड़े से अब देखो यहाँ ऐसे पूरे शरीर के
धमनी पूरा शरीर के अंग से होते हुए फिर हमारा बायां आलिंद से होते, बायां आलिंद से होते हुए, बायां आलिंद से होते हुए बायां निलय से होते शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से होते हुए फिर हमारा दायां निलय से दायां आलिंद से दायां निलय, इस प्रकार फिर हृदय में पुनः पहुंच जाता है, फिर हृदय में पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन देखते हैं। पौधों में परिवहन, पौधों में भोजन, पानी और खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम और फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के माध्यम से होती है। तो पौधों में भोजन, पानी और खनिज का जैसे पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम और फ्लोएम। किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, याद रहेगा, जाइलम और फ्लोएम। हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही, लेकिन आप अभी याद कर ले, जाइलम और फ्लोएम खनिज पदार्थों का परिवहन करते हैं नामक संवहन ऊतक में माध्यम से होता है जाइलम। जाइलम बड़ा जालिम है, वो जालिम नहीं जाइलम। यह है जड़ों जैसे पौधों के सभी भागों तक और खनिज पदार्थों को परिवहन करता है। जाइलम क्या कहता है? यह जड़ों से पौधों के सभी भागों तक, जड़ों से पौधों के सभी भागों तक पानी और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें जाइलम वाहिकाएं और ट्रेकियाइड शामिल होते हैं। पानी और खनिज पदार्थों विसरण द्वारा जड़ों में प्रवेश करते हैं। क्या होते हैं? जो पानी और खनिज पदार्थ विसरण द्वारा जड़ों में प्रवेश करते हैं, इसके द्वारा विसरण द्वारा एक प्रासरा होता है, विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। फिर वाष्पोत्सर्जन के कारण चूसर बल पानी और खनिज को ऊपर की ओर ढकेलने की सहायता करता है। चूसर बल कौन सा बल? चूसर बल पानी और खनिज को ऊपर की ओर ढकेलने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या है? वाटर यूपरेट फार्म लीव सरफेस वाटर ट्रेवल थ्रोट प्लांट। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या करती हैं? ट्रेवल करते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लोएम, जाइलम हमने बता दिया, जाइलम यहां आपने देख लिया। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करता है। तो फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन परिवहन करता है, जिससे उनकी सुंदरता बनी रहती है। यानी जो हमारा जाइलम क्या है? जड़ों से पौधों तक पहुंचाता है, जड़ों से पौधों तक पहुंचाता है, जड़ों से पौधों तक पहुंचाता था, जड़ों से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता था, जड़ों से पौधे सभी भागों तक पहुंचाता था जाइलम। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण। फ्लोएम छलनी नलिकाओं और सहचर, फ्लोएम छलनी नलिकाओं और सहचर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम छलनी और नलिका और सहचर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पत्तियों से भोजन एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का उत्सर्जन जाइलम में स्थित होता है। पत्तियों से भोजन एटीपी यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं की ऊर्जा द्वारा जाइलम में स्थानांतरित होता है। परासरक दाब के कारण जल फ्लोएम में प्रवेश करता है। परासरक दाब के कारण जल फ्लोएम में प्रवेश करता है और भोजन परिवहन में सहायता करता है। जल किसके द्वारा होता है? परासरण। परासरण मतलब कम संदर्भ से अधिक स्थानांतरण और जाने की क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या फ्लोएम की डायग्राम यहाँ बने हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? वाहिका जाइलम तंतु, जाइलम कोशिका, जाइलम मृदक, केंद्रक कोशिका द्रव्य। ये ऐसे डायग्राम अगर एग्जाम में बना देते हैं आपको नंबर मिल जाएगा। इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी इंग्लिश दोनों इंग्लिश है, तो दोनों आपके हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। आप पहले फाइलम, जाइलम और फ्लोएम पढ़ चुके हैं। मल त्याग, अब लास्ट में पढ़ते हैं मल त्याग। मल त्याग मतलब उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन।
उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। किसकी चर्चा करेंगे? उत्सर्जन। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपचायज गतिविधियों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपचयित गतिविधियों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर, यानी शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को विसर्जन द्वारा कोशिकाओं से निकाल कर आसपास वातावरण में चले जाते हैं। जो एक कोशिकीय जीव जंतु है उसमें अपशिष्ट पदार्थ शरीर कोशिकाओं द्वारा, शरीर के पदार्थ जीवों के में अपशिष्ट पदार्थ विसर्जन द्वारा कोशिकाओं से बाहर निकलती है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ विसर्जन मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता को विसर्जन द्वारा कोशिकाओं से बाहर आसपास वातावरण में चले जाते हैं एक कोशिका में। यानी जो एक कोशिका उसका जो होगा अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकल के वातावरण में चले जाएंगे। लेकिन बहुकोशिकीय क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को विशेष अंगों के माध्यम शरीर से बाहर निकाला जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को विशेष अंगों के माध्यम शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को विशेष अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को विशेष अंगों के माध्यम शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसके लिए जैसे हमारा क्या है? वृक्क, क्या है? वृक्क मनुष्यों में जैसे क्या है? अपशिष्ट पदार्थ हमारा यूरिन है, क्या है? यूरिन, ठीक है। मूत्र हमारा क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जन आप पढ़ते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछता है मनुष्य का उत्सर्जन कैसे होता है। तो मनुष्य में क्या होता है? उत्सर्जन के लिए क्या है? मनुष्य उत्सर्जन तंत्र में गुर्दे की एक जोड़ी होती है, यानी वृक्क यानी किडनी की एक जोड़ी होती है। मूत्रवाहिनियों की एक जोड़ी होती है, मूत्रवाहिनियों की भी एक जोड़ी होती है। मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं, प्रत्येक गुर्दे में कई उत्सर्जक इकाइयां होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक गुर्दे में कई उत्सर्जक इकाइयां होती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में गुर्दे की एक जोड़ी होती है, किडनी की एक जोड़ी होती है, मूत्रवाहिनियों की एक जोड़ी होती है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। प्रत्येक गुर्दे में कई उत्सर्जक इकाइयां होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। देखो मध्यांश पिरामिड, अब देखो ये किडनी है, यह क्या है? गुर्दे, ठीक है। ये सब वृक्क, आवरण, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क पेल्विन, मूत्रवाहिनी, कैलिक्स, पिरामिड, मध्यांश। अब इसमें देखो ये क्या है? एक किडनी का। अब देखो क्या पूरा उत्सर्जन सिस्टम है, ठीक है। धमनी शिरा आपको दिख रही है जिससे रक्त प्रवाहित की जाती है। अब क्या है? पक्ष महाशिरा, पेल्विस, मेडुला, मध्यांश, वल्कुट, आद्वृक्क ग्रंथि, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क, एक वृक्क यानी किडनी, एक पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग को क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। चाहे फीमेल का हो चाहे मेल का, दोनों में क्या होता है? इसके स्वेलिंग यूरेथ्रा, क्या होता है? यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखो जब हमारी बड़ी आंत क्या करेगी? पानी को अवशोषित कर लेगी, पानी क्या कर देगी? अवशोषित कर देगी और अपशिष्ट पदार्थ को त्याग कर देगी गुदा के रास्ते से। जब हमारी बड़ी आंत अवशोषित करेगी तो अवशोषित करके पानी कहाँ आ गया? वृक्क में आ गया। वृक्क में क्या करे? ये अलग होगा, पानी अलग किया जाएगा। पानी क्या है? यूरिन अलग करते करते छन के कहाँ आ गया? मूत्राशय में इकट्ठा होगा। जब आपको टॉयलेट लगेगी एक नंबर, तो आप मूत्र मार्ग की सहायता से यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं, टू अर्थ ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ पे, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये सिस्टम कार्य करता है। आगे भी इसमें कुछ लिखा होगा, पढ़ेंगे। देखो ये पूरा सिस्टम है,
आप इसे ऐसे देख सकते हैं किस प्रकार है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मनुष्य उत्सर्जन सिस्टम। तो आप इसे देख सकते हैं, डायग्राम ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क धमनी की शाखा तो कोशिका गुच्छ, बोमेन, संपुट, अवरोही भुजा, आरोही भुजा, वसा रेक्टा, संग्रह नलिका और दूरस्थ संवलित नलिका और समीपस्थ संवलित नलिका, और इससे बोलेंगे वृक्क शिरा की शाखा, ब्रांच ऑफ रीनल रीनिस और प्रोक्सिमल। ठीक है, कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डिस्टेंस कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ट्यूबल यहाँ ट्यूबल नलिका। ठीक है, साटम संग्रह कलेक्टिंग डक्ट। तो इस प्रकार आप ये भी डायग्राम अगर आपसे पूछता है तो अलग से इसे दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन अभी हमने बताया, नेफ्रॉन अभी हमने आपको बताया नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, नेफ्रॉन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया। ठीक है, नेफ्रॉन हमने यहाँ आपको बताया था। उत्सर्जन अपसेट बाहर निकलता है, एक कोशिका अपशिष्ट पदार्थ निकालकर वातावरण में। ठीक है, नेफ्रॉन हाँ यहाँ इसमें बताया था। प्रत्येक गुदे में कई उत्सर्जक इकाइयां होती हैं जिसमें नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी में कई उत्सर्जक इकाइयां होती है जिससे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक वृक्क में कई उत्सर्जक इकाइयां होती है, प्रत्येक किडनी में कई उत्सर्जक इकाइयां होती है जिससे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्रत्येक नेफ्रॉन प्रत्येक नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल नामक एक प्याले जैसी संरचना होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल नामक एक प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें ग्लोमेरुलस नामक कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस नामक कोशिकाओं का एक समूह होता है। बोमेन कैप्सूल एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जो एक संग्रह वाहिनी से जुड़ती है। वृक्क धमनी अमोनिया यूरिया, वृक्क धमनी क्या करती है? अमोनिया यूरिया, यूरिक एसिड यानी मूत्र, यूरिक एसिड यानी मूत्र जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का अतिरिक्त पानी लवण आदि के साथ नेफ्रॉन में लाती है, या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों पानी और लवणों को छानती है, पानी और लवणों को छानती है, जो नलिका का पानी और लवण क्या करेगी? छानेगी, जो नलिकाकार संरचना से होकर संग्रह वाहिनी में चले जाते हैं। फिर अपशिष्ट पदार्थ मूत्र वाहिनियों से होकर, अपशिष्ट पदार्थ जो इसमें यूरिया युक्त अपशिष्ट पदार्थ मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में चले जाते हैं, मूत्रमार्ग के माध्यम से निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मूत्र रूप में क्या क्या है? मूत्र के रूप में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लवण आदि जैसे उपयोगी उत्पाद ट्यूबुलर संरचना के आसपास की कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं और वास्तविक सीरम में चले जाते हैं। तो मूत्र के रूप में जो आपने देखा, मूत्र में आपका 95 देखो इंपॉर्टेंट है, मूत्र रूप में आपका 95% क्या होता है? 95% वाटर होता है। ठीक है, 95% वाटर होता है। ठीक है, और प्लस 25% होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन या यूरिया, नाइट्रोजन या यूरिया होता है। ठीक है, और 2.5% क्या होते हैं? अदर मटेरियल होते हैं। ठीक है, अदर तत्व होते हैं 2.5%, टोटल मिला के 100%। तो ये याद कर लीजिए। पौधे में उत्सर्जन, देखो अब लास्ट में पौधों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन,
पौधों में उत्सर्जन, जैसे आपने रबड़ का पेड़ देखोगे, पौधों का नीम का जैसे गुद्दा निकलता है, तो पौधों का उत्सर्जन। हींग क्या है? पौधों का उत्सर्जन है। तो पौधों में उत्सर्जन देखिए, पौधों में शोषण के दौरान उत्पन्न गैसीय, पौधों में शोषण के दौरान उत्पन्न गैसीय अवशोषित पदार्थ CO2 और प्रकाश संश्लेषण O2, अतिरिक्त पानी स्टोमेटा आपको पहले पढ़ा चुका है। स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। स्टोमेटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में जमा हो जाते हैं। पत्तियों को सूखने और गिरने पर निकल जाते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ रिक्तियों में जमा होते हैं। गोंद और रेजिन जैसे कुछ विशिष्ट पदार्थों जाइलम कोशिकाओं में जमा होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जड़ों के माध्यम से निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ रिक्तियों में जमा होते हैं। गोंद और रेजिन जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ पुराने जाइलम कोशिकाओं में जमा होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जड़ों के माध्यम से निकल जाते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? पौधों को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे नीम बबूल में देखेंगे जो गोंद आया है वही क्या है? उसका उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ है। हींग क्या है? पौधों का उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, इस प्रकार आपने इसके बारे में सब चर्चा किए हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद इसे नोट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना पढ़ाते हैं। आज आपका पूरा लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट कर दिया। आप अपने दोस्तों फ्रेंडों के पास भेजिए जो कक्षा 10 में आपके साथी या आपके छोटे भाई बहन कक्षा 10 में और भी पढ़े। इसमें काफी ज्यादा डायग्राम था। इस डायग्राम से आपको सब समझ में आ गया होता है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज आपने जो कवर किया है, आज आपने क्या कवर किया? आज आपने एक कवर किया है, इसको कवर किया। तो ये आप पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप शेयर करिए। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल को आज 1 साल कंप्लीट हुआ, तो 1 ईयर कंप्लीटेड हुआ है। तो आप इसे 500 सब्सक्राइबर तक कम से कम बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार ध्यान रखिए, साथ में अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए और अपने स्वास्थ्य पर बेसिक ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके शरीर से संबंधित हमने सारी जानकारी दी। अब अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 पार्ट 2। ठीक है, तो हमारा लेक्चर कौन है? लेक्चर 5। अब लेक्चर हम 6 लेके आएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।